वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, यूजीसी नेट की सीरीज में आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुकी हूँ। यानी कि जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये सीरीज है। पेपर 2 की तैयारी मैं यहाँ आप लोगों को करवाती हूँ। फर्स्ट यूनिट है उसका एजुकेशनल स्टडीज, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज की वीडियो में हम बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ फर्स्ट यूनिट के। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में हम सांख्य, योग और वेदांत, ये तीनों फिलॉसफी बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो पहले इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में वीडियोस मैंने बनाई है जो कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। आज की वीडियो में हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे और अगला है जैनिज्म। ये दोनों किस में आएंगे? अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध दर्शन क्या है? तो बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, यानी कि एक आध्यात्मिक परंपरा आप इसको समझ सकते हैं, या आध्यात्मिक दर्शन कह सकते हैं, जो कि सिद्धार्थ गौतम के द्वारा दिया गया है, जिसको हम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बुद्धिज्म क्या है? एक एंशिएंट इंडियन रिलीजन है जो कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पर बेस्ड है, ठीक है। बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? लगभग मानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। उस टाइम पीरियड पर ब्राह्मणिज्म का बहुत ज्यादा, यानी कि मेन रिलीजन क्या था उस टाइम पीरियड पर? ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था, जिसके कारण समाज में, सोसाइटी में बहुत तरह की इनइक्वलिटीज भरी पड़ी थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। तो बुद्धिज्म को क्या समझ सकते हैं? यानी कि बुद्धिज्म को एक लार्ज प्रोटेस्ट के रूप में देख सकते हैं इन अनफेयर कंडीशंस के अगेंस्ट भी। एक लार्ज प्रोटेस्ट था बुद्धिज्म, ठीक है। ब्राह्मणवाद के विरोध में आप इसको समझ सकते हैं। विरोध नहीं कहेंगे, मतलब उसी टाइम पर उभर रहा था बुद्धिज्म, ठीक है। तो इन जो ये इस तरह की इनइक्वलिटीज भरी पड़ी थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, अनफेयर कंडीशंस समाज में थी, तो उनके खिलाफ एक तरह से विरोध के, विद्रोह के रूप में भी देखा जा सकता है। अब बौद्ध दर्शन सिद्धार्थ गौतम के द्वारा दिया गया है। तो गौतम बुद्धा के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है। उनके जो उनका इंट्रोडक्शन है वहां से ही क्वेश्चन बन जाता है, उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बुद्धिज्म किसके द्वारा दिया गया है? गौतम बुद्ध के द्वारा, जो इनलाइटेंड वन थे, यानी कि जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी, जिनको इनलाइटमेंट अचीव हो गया था। ही वॉज बोर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ, यानी कि वो एक राजकुमार थे जिनका जन्म लुम्बिनी नामक जगह पर, जो कि कपिल वस्तु के पास में है। आज की डेट में वो जगह कहाँ है? प्रेजेंट डे में नेपाल में है वो, ठीक है। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वो एक राजकुमार थे। उनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन था, ठीक है। वो शाक्य क्लान के चीफ थे और उनकी माता का नाम, इसीलिए वो शाक्य क्लान के थे, ठीक है, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्धा को टाइटल दिया गया शाक्य मुनि का। उनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई उनकी माता की डेथ या तो चाइल्ड बर्थ के दौरान हो गई थी, यानी कि जब वो बच्चा पैदा हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस टाइम पर हो गई थी, या 7 डेज के बाद हुई थी, ये क्लियर नहीं है। तो सिद्धार्थ का जो पालन पोषण, यानी कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, इसीलिए उनको गौतम की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। ही मैरिड यशोधरा, यशोधरा नाम की लड़की से उनकी शादी हुई थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। ये बेसिक चीजें हैं जो कि पता होने चाहिए। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ रिनाउंस हिज रॉयल लाइफ टू सीक आंसर्स टू ह्यूमन सफरिंग, यानी कि 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ दिया था, क्योंकि वो उनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे कि भी मानव दुखों का कारण क्या है, इन दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। और इस इवेंट को क्या कहा गया है? महाभिष्क्रमण, ठीक है, ग्रेट रिन्यूशिएशन, यानी कि महान त्याग का नाम दिया गया है। अब उन्होंने घर क्यों छोड़ा? द 4 साइड्स, मतलब 4 दृश्य उन्होंने देखे थे। एक भविष्यवाणी में उनके फादर को बताया गया था कि भाई या तो ये जो सिद्धार्थ गौतम है, या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे, ग्रेट किंग बनेंगे, या ये बुद्ध बनेंगे, ठीक है, यानी कि उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो इनके फादर चाहते थे कि वो राजा बने, तो वो लग्जरी पैलेस में ही उनको रखा हुआ था, वो कभी बाहर नहीं गए। जब 29 साल की उम्र में वो बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से 4 दृश्य देखे थे जिससे वो इंस्पायर हुए थे रिन्यूशिएशन के लिए?
आ सिक मैन, यानी कि एक बीमार आदमी को उन्होंने देखा। सबसे पहले उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा कि भाई ये बीमार क्यों है, तो बताया गया कि हर एक इंडिविजुअल को कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, कोई भी डिजीज हो सकती है, ठीक है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा कि भाई एक एजिंग का मतलब कॉन्सेप्ट उनको पता चला कि एक टाइम पीरियड के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। अ डेड बॉडी, एक मृत शरीर को देखा, पूछा कि अपने सारथी से उन्होंने पूछा कि ये मतलब ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, तो उन्होंने बोला कि इसकी डेथ हो गई है और ये मर गया है। तो उनको डेथ के कॉन्सेप्ट की हर व्यक्ति जो संसार में आया है वो मर जाता है, तो इस तरह की चीजों का उनको पता चला। एन एसेटिक, एक तपस्वी को देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो सारथी ने बताया कि ये तपस्या कर रहा है ताकि ह्यूमन सफरिंग से छुटकारा पाया जा सके या जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाई जा सके। तो ये 4 दृश्य उन्होंने देखे, कौन कौन से, अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, अ डेड बॉडी और एन एसेटिक। तो ये 4 दृश्य जब उन्होंने देखे तो 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 7 ईयर्स, यानी कि 29 साल के बाद वो 7 साल तक इधर से उधर भटकते रहे और 35 साल की उम्र में 35 की एज में उनको इनलाइटमेंट अचीव हुआ था। कहां पर, पीपल ट्री के नीचे, एक पीपल ट्री के नीचे जिसको आज की डेट में बोधि ट्री कहा जाता है। और वो कहां था, निरंजना रिवर के किनारे, जो कि उरुवेला नामक जगह पर है, जो आज की डेट में जिसको बोध गया कहा जाता है बिहार में। कहां था, निरंजना रिवर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक जगह थी, लेकिन आज की डेट में उस जगह का नाम क्या है, बोध गया, ठीक है। पीपल ट्री के नीचे उनको इनलाइटमेंट अचीव हुआ था, जिसको हम बोधि ट्री के नाम से जानते। अब जब उनको इनलाइटमेंट अचीव हो गया था तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था, फर्स्ट सरमन, उन्होंने किस पर दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, धर्म का पहिया घुमाना, ठीक है। पहला जो सरमन था उनका क्या नाम था, उसका धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में दिया गया था, वाराणसी, जो कि वाराणसी के पास है, ठीक है। इसके बाद ही पास्ट अवे एट कुशीनगर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी 483 बीसीई में, साल ट्री के नीचे, ठीक है। इस इवेंट को महापरिनिर्वाण कहा गया है, यानी कि उनको महान निर्वाण प्राप्त हो गया था, जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो गए थे। इस मूवमेंट को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। अब बुद्धिज्म के बारे में कुछ की फैक्ट, यानी कि बुद्धा का मतलब क्या है, ठीक है। बुद्धा का मतलब है जिसको इनलाइटमेंट अचीव हो गया है, इनलाइटेंड वन, जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। और बुद्धा के जो कॉन्टेम्पोरेरीज थे, यानी कि उनके जो समकालीन थे, उनमें कौन कौन आते हैं, एक तो महावीर स्वामी आते हैं जिन्होंने जैन धर्म को दिया, जो अगली ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और राजाओं की अगर हम बात करें तो प्रसन्नजीत हो गया, बिंबिसार हो गया, अजात शत्रु, ये उनके समकालीन थे, ठीक है। आई होप गौतम बुद्धा के बारे में बेसिक नॉलेज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, देयर प्लेसेस एंड सिंबल्स। यहां पर मैंने ये सिर्फ एक स्लाइड इंक्लूड की है, क्यों इंक्लूड की है कि भाई ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये मैं शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स में इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना चुकी हूं इस पर। और दूसरा टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 4 काउंसिल हुई थी बुद्धा के टाइम में, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, कहां पर हुई थी, कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, की ऑर्गेनाइजर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था और क्या पर्पज था, ये टॉपिक मैं करवा चुकी हूं। कहां पर जाके आप देखेंगे डिटेल में, जो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर बुद्धिज्म के बारे में आपको 7-8 वीडियोस मिल जाएंगी, जो एक एक टॉपिक को मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल में करवाया हुआ है, तो वो देखना आपको बहुत जरूरी है। इनके बारे में आप वहीं से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करेंगे त्रिरत्न, 3 जीवल्स ऑफ बुद्धिज्म। यहां पर मैं बताना चाहूंगी, यहां पर ये 3 जीवल्स पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स में डिटेल में बनाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक ही टॉपिक पर। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, डिटेल में बना चुकी हूँ, तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बेहतर तरीके से हो जाए। तो बुद्धिज्म के 3 जीवल्स हम कह सकते हैं, या त्रिरत्न कह सकते हैं, या रिफ्यूजीज भी ऑफ बुद्धिज्म भी कह सकते हैं। कौन कौन से हैं, बुद्धा, धामा और संघा, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ हिंदी में हम कहेंगे। तो बुद्धा का मतलब क्या है, द इनलाइटेंड टीचर हु शोड द पाथ टू लिबरेशन, यानी कि जिनको इनलाइटमेंट अचीव हो गया था, गौतम बुद्ध की बात की गई है। धामा कह सकते हैं या धर्म कह सकते हैं, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको इंक्लूड किया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति इनलाइटमेंट की तरफ गाइड हो सकता है। संघ का मतलब क्या है, संघा का मतलब द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर हु फॉलो द धामा एंड सपोर्ट ईच अदर इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, यानी कि जो बुद्धा के जो फॉलोअर थे वो वहां पर रहते थे,
उनकी एक कम्युनिटी बनाई गई थी, उनका एक ग्रुप था, उसको क्या कहा गया है? संघा। तो ये 3 जेवल्स कौन कौन से हैं? बुद्धा, धामा और संघा। डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स में, ठीक है, जाकर डिटेल में वहां पर भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिपिटाकास, ठीक है, यानी कि 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, यानी कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की जो 3 सेक्शन है, 3 बास्केट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं जिनको त्रिपिटाकास कहा गया है, ठीक है, या हिंदी में हम कह सकते हैं त्रिपिटक। तो ये त्रिपिटाकास किसमें है? उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी पाली, उसमें है। इसमें क्या है, यानी कि जो 3 सेक्शन बुद्धिज्म का जो स्क्रिप्चर था, यानी कि गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, उनका जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर था उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जिसको 3 बास्केट्स का नाम दिया गया है, त्रिपिटाकास का नाम दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सी थी? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। अब ये विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक, इनमें मेन चीजें क्या है वो बता रही हूँ। डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, किसमें? शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स में। विनय पिटक हम कहेंगे या विनय पिटाका कह सकते हैं। मैं देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ यूज करते हुए चलती हूँ, तो कभी आप पजल नहीं होना कि कभी मैडम विनय पिटाका बोल रही है, कभी विनय पिटक बोल रही है, क्योंकि हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम आदमी का माइंड रिदम में होता है, ठीक है। तो विनय पिटक क्या है? रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, यानी कि जो भी उनके भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे उनके लिए क्या रूल्स और गाइडलाइंस रहेंगी, उस चीज के बारे में बताया गया है। सूत पिटाका क्या है? टीचिंग्स एंड सरमन्स ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा की जो शिक्षा और प्रवचन है वो इसके अंदर आएंगे। इसके बाद है अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक में क्या है? फिलोसफिकल एंड डॉक्ट्रिनल एनालिसिस, यानी कि उनके जो दर्शन, उनके द्वारा चीजें बताई गई थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी जो डॉक्ट्रिन्स थी, उनको एनालिसिस किया गया है, ठीक है। तो 3 पिटक, 3 बास्केट्स हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की, कौन कौन सी? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक। और ये मैं बता दूं कि भाई ये जो त्रिपिटाकास का कॉन्सेप्ट है ये कब आया था? जब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बुद्धा की डेथ के बाद, ठीक है, यानी कि बुद्धा की डेथ की तुरंत बाद जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो है उनका स्क्रिप्चर था, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिसको त्रिपिटाकास का नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धा की कुछ डॉक्ट्रिन्स थी, यानी कि उनकी जो फिलॉसफी थी, डॉक्ट्रिन्स थी, वो क्या कहते थे, उनकी जो टीचिंग्स थी उसके बारे में। तो उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ की बात की है। कौन कौन से 4 नोबल ट्रुथ है? पहला है सफरिंग। सफरिंग का मतलब दुख, भाई ये संसार दुखों का घर है। दूसरा क्या है? ओरिजिन ऑफ सफरिंग, भाई इस दुख की शुरुआत कहां से होती है, जिसको समुदाय कहा गया है। क्या रीजन है? हमारी जो अटैचमेंट और डिजायर्स हैं वही हमारे दुखों का कारण है। नेक्स्ट है सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, समाप्ति कैसे हो सकती है दुखों की, जिसको निरोध नाम दिया गया है। द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग इज द रियलाइजेशन दैट इज पॉसिबल टू ओवरकम सफरिंग, भाई आपको सच्चाई, ट्रुथ का अगर रियलाइजेशन हो जाता है तब इन दुखों से ओवरकम किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? पार्ट टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, इन दुखों से मुक्त होने के लिए उन्होंने रास्ते बताए हैं। क्या रास्ता बताया है? मार्ग बताया है। क्या कहा है? द ट्रूथ ऑफ द path to the cessation of suffering is the eightfold path which leads to liberation from suffering। भाई अगर आप इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं कि संसार दुखों का घर है, पहला क्या है? संसार दुखों का घर है। दूसरा क्या है कि समुदाय, यानी कि ओरिजिन कहां से होता है, तो जो हमारी डिजायर और अटैचमेंट है वो दुखों का कारण है। इन दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? सेसेशन ऑफ सफरिंग, जिसको निरोध कहा गया है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ट्रुथ का रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उसके लिए पाथ बताया है, पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। क्या रास्ता बताया उन्होंने, जिसको मार्ग कहा गया है? कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लिबरेट हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के द्वारा 4 नोबल ट्रूथ्स बताए गए हैं। कौन कौन से? दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, यानी कि इन दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए उन्होंने रास्ता क्या बताया है? 8 फोल्ड पाथ, यानी कि 8 फोल्ड पाथ की बात की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सेक्शन है, हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है बुद्धिज्म की। भाई ये 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। कौन कौन से 8 फोल्ड पाथ है, यानी कि कौन से रास्ते इन्होंने बताए? 8 रास्ते इन्होंने बताए हैं। पहला है राइट व्यू, कि अगर आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं, लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, मोक्ष की तरफ आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला है राइट व्यू, यानी कि सम्यक दृष्टि, डेवलपिंग एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि जो वास्तविकता है उसके प्रति आपका मतलब जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट इंटेंशन, आपका संकल्प सही होना चाहिए। नर्चरिंग, होलसम एंड कंपैसिनेट इंटेंशन, ठीक है, आपका
मतलब इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि आप सही कामों के लिए प्रयास करें और जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं उनसे दूर रहें। नेक्स्ट है राइट स्पीच। भाई आपकी सम्यक वाणी होनी चाहिए, स्पीकिंग ट्रूथफुली, काइंडली एंड बेनिफिशियली। ठीक है, यानी कि जो भी बोले वो सच होना चाहिए, काइंड होना चाहिए और बेनिफिशियल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है राइट एक्शन। भाई जो भी आप कर्म करें तो उसमें आपका बिहेवियर इथिकल होना चाहिए, आपका नैतिक व्यवहार होना चाहिए, दूसरों को या खुद को भी कभी मतलब नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, राइट लिवलीहुड, यानी कि आजीविका जो कमाएं, अपने लिए जो अर्न करें वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करें, रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह काम करें और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। राइट एफर्ट, भाई जो भी प्रयास आप करें वो बिल्कुल सही होना चाहिए। एक्सर्टिंग एफर्ट टू कल्टिवेट होलसम क्वालिटीज एंड ओवरकम अनहोलसम टेंडेंसीज। भाई मतलब आपको होलसम का मतलब अच्छी प्रवृत्तियों को कल्टिवेट करना है, विकसित करना है और बुराइयों से दूर रहना है, इस तरह का प्रयास आपको करना है। राइट माइंडफुलनेस मतलब सम्यक स्मृति, कल्टीवेटिंग मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस एंड क्लियर कॉम्प्रीहेंशन। भाई जो भी आप काम करें मतलब वो एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट की बात की गई है, उस टाइम पीरियड पर आपको अवेयर रहना है, बिल्कुल आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है मतलब आपकी समझ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सम्यक समाधि, डेवलपिंग फोकस्ड एंड यूनिफाइड मेंटल स्टेट्स थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा यानी कि ध्यान केंद्रित करके आप बिल्कुल एक जगह पर अपना ध्यान फोकस कर सकते हो और यूनिफाइड मेंटल स्टेट यानी कि एकीकृत मानसिक स्थिति की अवस्था में पहुंच सकते हो, यानी कि समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हो, जो कि प्योर ब्लिस आनंद में अवस्था है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स है वो अगर इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं तो वो समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लिबरेशन को भी अचीव कर सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने ये 8 फोल्ड पाथ बताए हैं। इसके बाद बात करेंगे मिडिल पाथ की। देखिए गौतम बुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। ये मध्यम मार्ग क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई आपकी जो लाइफ है वो ना तो बहुत ज्यादा लग्जरी होनी चाहिए कि भाई आप डिजायर्स में अटैचमेंट और इस तरह से फंसे पड़े हैं, ना ही ऑस्टेरिटी यानी कि बहुत तपस्वी वाली लाइफ आपको जीनी है, दोनों के एक्सट्रीम से बचना है। ठीक है, तो वो मिडिल पाथ को अपनाने की सलाह देते हैं। मिडिल पाथ के लिए वो क्या कहते हैं कि अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट अवॉइड्स दीज टू एक्सट्रीम्स, यानी कि ना ही लग्जरी लाइफ जीना है ना ऑस्टेरिटी, ना ही तपस्वी वाली लाइफ जीना है ना ही लग्जरी, दोनों के बीच का जो रास्ता है उसको उन्होंने मध्यम मार्ग का नाम दिया। दोनों के एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, ना ही आपको लग्जरी की तरफ भागना है ना ही उसकी ऑस्टेरिटी की तरफ। ठीक है, फोकस्ड ऑन मॉडरेशन, माइंडफुलनेस एंड इथिकल लिविंग, यानी कि माइंडफुलनेस, इथिकल लिविंग और मॉडरेशन पर फोकस करना है। इंक्रीजेस मेंटल क्लैरिटी, कंपैशन एंड इनर पीस। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं किसके लिए इंक्रीज करना है कि आपकी माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए, माइंड मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, कंपैशन करुणा का भाव होना चाहिए, और इनर पीस के लिए वो कहते हैं उसको इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं, न कि भाई आप तपस्वी बन जाए ना ही आप बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जिए। इसके लिए उन्होंने मिडिल पाथ को अपनाने की सलाह दी है। तो ये गौतम बुद्धा की कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स थी, यानी कि उनकी कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी कि भाई 4 नोबल ट्रूथ की बात उनके द्वारा की गई है, 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने बताया है, मिडिल पाथ की बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बुद्धिज्म है यानी कि बौद्ध दर्शन का मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी क्या कहता है कि भाई बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है और वैल्यूज क्या है। यानी कि मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज की और एक्जियोलॉजी में वैल्यूज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेटाफिजिक्स देखते हैं बुद्धिज्म की, यानी कि बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है। तो गौतम बुद्धा का मानना है कि भाई संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, इम्परमानेंट है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। रियलिटी इज क्रिएटेड बाय अ चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि जो ये रियलिटी है वो क्या है, रियलिटी किससे क्रिएट हो रही है कि जो भी कॉज और इफेक्ट की एक चेन है, यानी कि कारण और संबंध। ठीक है, जो कि कॉज इफेक्ट हम पढ़ भी चुके हैं, कॉज और इफेक्ट की चेन के कारण रियलिटी क्रिएट होती है, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, डिपेंडेंट ओरिजिनेट, यानी कि प्रतीत्य समुत्पाद। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कि चीजें आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कारण और प्रभाव के बंधन में बंधी हुई हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि जो चीजें हैं वो कारण और प्रभाव यानी कि कॉज और इफेक्ट के जाल में फंसी हुई है। भाई ये चीज होगी
तो ये होगी, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। जैसे बीज से पेड़, पेड़ से फल, फल से पुनः बीज। ठीक है, कहने का मतलब है भाई चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लाइफ का अल्टीमेट गोल वो क्या कहते हैं, निर्वाण। ठीक है, निर्वाण को कैसे अचीव कर सकते हैं, जब आपको नॉलेज हो जाएगी किसकी, कि ये जो कॉज और इफेक्ट की जो जाल है, यानी कि कारण और संबंध का जो जाल है, उसको आप क्लियर हो जाएंगे, उसके बारे में अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो आप निर्वाणा को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की स्टडी करते हैं कि भाई नॉलेज के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि नॉलेज कहां से आती है। एक तो उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बात की गई है, यानी कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो खुद अनुभव करके हम चीजें सीखते हैं। दूसरा अनुमान यानी कि ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग की बात की है। और तीसरी उन्होंने बात बताया गया है बुद्धिज्म में कि बुद्धा की जो टीचिंग्स है, ठीक है, उनके द्वारा भी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो तीन तरह की नॉलेज की बात की गई है बुद्धिज्म में, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, और बुद्धा की टीचिंग्स। एक्जियोलॉजी, वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वैल्यूज क्या कहती हैं बुद्धिज्म की, इथिकल फोकस्ड ऑन द 8 फोल्ड पाथ की बात उन्होंने की है। भाई अष्टांग मार्ग के द्वारा राइट एक्शन, राइट स्पीच, माइंडफुलनेस, जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, उनको फॉलो करने पर उन्होंने फोकस किया है। कोर वैल्यूज में उन्होंने कंपैशन यानी कि करुणा और नॉन वायलेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, जिसके द्वारा आप दुखों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने देखा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म को आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ब्रॉड है बुद्धिज्म। तो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो जो चौथी काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म की, मतलब फोर्थ काउंसिल हुई थी, राजा कनिष्क के काल में हुई थी। तो वो देख लीजिएगा आप बिल्कुल डिटेल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसिल्स, ठीक है। तो उस टाइम पर बुद्धिज्म दो हिस्सों में बट गया था, दो सेक्ट हो गए थे उसके, ठीक है। कौन सी काउंसिल के टाइम पर, चौथी बुद्ध काउंसिल के टाइम पर बुद्धिज्म दो हिस्सों में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान को लेसर व्हीकल कहा जाता है, महायान को ग्रेट व्हीकल कहा जाता है, ठीक है। मेनली दो पार्ट थे, लेकिन इसके अलावा भी और भी स्कूल है बुद्धिज्म के। तो वो मैंने सारे, मतलब सारे नहीं कहूंगी, जो मेन थे वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि उनमें बेसिक बेसिक चीजें क्या है। लेकिन जो दो स्कूल की मैंने बात की, हीनयान और महायान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ। उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी करवा चुकी हूँ। कहां पर मिलेगा आपको टॉपिक, शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहां पर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि हीनयान और महायान बुद्धिज्म, ठीक है। हीनयान को थेरवाड़ा बुद्धिज्म भी कहा जाता है, जो कि ओल्डेस्ट बुद्धिज्म है। तो वो दोनों मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, और बाकी के बारे में बेसिक नॉलेज मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, ठीक है। सभी के बारे में की है, मतलब जो मेन बुद्धिज्म है उनके बारे में, मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म है उनके बारे में। पहला है थेरवाड़ा, यानी कि अगर पूछा जाता है कि बुद्धिज्म का ओल्डेस्ट स्कूल क्या है, तो वो कौन सा है, थेरवाड़ा, ठीक है। यानी थेरवाड़ा या हीनयाना कह सकते हैं, जिसको लेसर व्हीकल कहते हैं। ओल्डेस्ट है बुद्धिज्म का फॉर्म, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना रूप है, ठीक है। किस पर फोकस किया गया है, यानी कि बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उन पर फोकस किया गया है। और ये थेरवाड़ा या हीनयान बुद्धिज्म कहां पर ज्यादा फैला हुआ है, यानी कि इसका कहां कहां डोमिनेट करता है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। ये नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। महायान बुद्धिज्म भी बिल्कुल डिटेल में मैं करवा चुकी हूं, इसको ग्रेट व्हीकल के नाम से जानते हैं। कंपैशन पर फोकस किया है, यानी कि बोधिसत्व आइडियल क्या होता है, ये डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। बोधिसत्व आइडियल का मतलब क्या है कि भाई आप खुद भी लिबरेट हो सकते हैं और दूसरों को भी दुखों से मुक्ति पाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये डिटेल में आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में करवाया, ठीक है। तो किस पर फोकस करता है, कंपैशन, यानी कि बोधिसत्व आइडल पर फोकस किया गया है। जबकि जो ये हीनयान बुद्धिज्म है ये किस पर, इंडिविजुअल साल्वेशन की बात करता है, और ये जो महायान बुद्धिज्म है ये यूनिवर्सल साल्वेशन की बात करता है, ठीक है। किस पर, इंफसाइजेस इनलाइटमेंट फॉर ऑल बीइंग्स, मतलब सभी जीवों की साल्वेशन, इन यूनिवर्सल साल्वेशन की बात की गई है। कहां पर ज्यादा फैला हुआ है, ईस्ट एशिया, चाइना, जापान और कोरिया में महायान बुद्धिज्म ज्यादा है। इसके बाद है वज्रयाना बुद्धिज्म, जिसको तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, गुप्त अभ्यासों और अनुष्ठानों पर जोर दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद है और कहां पर ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की जाती है, तिब्बत, मंगोलिया और पार्ट्स ऑफ नेपाल, नेपाल के कुछ पार्ट्स में, कुछ भागों में ये फैला हुआ है। इसके बाद है जैन बुद्धिज्म, जो कि महायान का ही एक स्कूल है। किस पर फोकस करता है, मेडिटेशन पर, फोकसेस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड माइंडफुलनेस, ठीक है। जैन बुद्धिज्म महायान का ही एक स्कूल है। नेक्स्ट है प्योर लैंड बुद्धिज्म, ये किस पर इंफेसाइज
एम्फसाइज करता है डिवोशन टू अमिताभ बुद्धा, यानी कि अमिताभ बुद्ध के प्रति भक्ति पर जोर देता है। फोकस किस पर करता है? अटेनिंग रीबर्थ इन द प्योर लैंड। भाई अगर आप सच्चे मन से इनको जाप करेंगे तो आपका किसमें रीबर्थ होगा? आपका पुनर्जन्म होगा प्योर लैंड में, जहां से आप बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यही इसमें बताया गया है मेनली, ठीक है। अमिताभ बुद्ध की भक्ति पर फोकस करते हैं। इसके बाद है निचिरेन बुद्धिज्म, या ये निक्रेन बुद्धिज्म भी हो सकता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ये किस पर फोकस करता है? चैंटिंग ऑफ द लोटस सूत्र, कमल सूत्र का जाप करने पर फोकस करता है। लोटस सूत्र का जाप करने पर फोकस करता है। इसका जो ओरिजिनेट मतलब कहां से उत्पन्न हुआ है? जापान में, और एक प्रकार से महायान का ही एक जापानी स्कूल इसको आप समझ सकते हैं, निक्रेन बुद्धिज्म या निचरेन बुद्धिज्म। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा एक बार इसका। तो देखिए ये हमने स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म देखे, मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है कि जो मेन बुद्धिज्म के स्कूल्स थे वो इंक्लूड कर दिए हैं। मेन तो दो ही है, महायान और हीनयान, उनको आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको जितनी होनी चाहिए वो मैंने इंक्लूड कर दी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज की। भाई कौन कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है? सबसे पहली है नालंदा, बहुत प्राचीन मतलब एकदम सबसे पुरानी मानी गई है, एंशिएंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि बौद्ध अध्ययन केंद्र की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। और किसके लिए फेमस है? कहां पर है? बिहार में है। फेमस किसके लिए है? लार्ज लाइब्रेरी और स्कॉलर्स के लिए। भाई इसकी जो लाइब्रेरी है इसमें एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए इसको आते हैं। उसके बाद है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये दोनों यूनिवर्सिटीज नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? पाल डेंसिटी के राजा धर्मपाल के द्वारा इन दोनों यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया था। ये भी एक मेजर सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग का, ठीक है। किस पर फोकस किया गया है इसमें? तांत्रिक बुद्धिज्म, यानी कि तांत्रिक बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है, लोकेटेड इन बिहार, ये भी बिहार में ही है, ठीक है। फोकस्ड ऑन बुद्धिस्ट स्टडीज एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, यानी कि बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है ये भी। इसके बाद है सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। स्पेशलाइज्ड इन बुद्धिस्ट स्टडीज एंड रिसर्च, किसके लिए? बौद्ध अध्ययन और अनुसंधान में विशेषज्ञता के लिए फेमस है। इसके बाद है तिब्बतन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है? ये सारनाथ वाराणसी में है। किस पर फोकस किया गया है? तिब्बत बौद्ध दर्शन और शिक्षाओं पर केंद्र है, ठीक है, यानी कि जो तिब्बत की जो बौद्ध दर्शन और शिक्षा है उन पर फोकस करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका ऑफर स्टडीज ऑन थारवेड़ा बुद्धिज्म, ये जो है जो बौद्ध धर्म का जो फेमस सबसे ओल्डेस्ट स्कूल था उसकी शिक्षाओं के बारे में स्टडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। थेरवाड़ बौद्ध धर्म पर अध्ययन प्रदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी जो कि मैंने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। इनके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई कहां पर है, की फीचर इसका क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी का की फीचर क्या है, किस चीज पर फोकस किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। तो बुद्धिज्म क्या कहता है कि जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए? एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, एजुकेशन सभी के लिए होनी चाहिए। बुद्धिस्ट एजुकेशन एम्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट्स है, मतलब अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, तो सभी के लिए होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एजुकेशन सेंटर्स, जो कि हमने अभी देख ही लिए हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हिस्टोरिकल सेंटर कौन कौन से हैं? नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला हो गया, जो कि प्रोमिनेंट एजुकेशनल हब माने जाते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के। इसके बाद मल्टी फेस्टेड एम्स, भाई एम्स क्या होने चाहिए बुद्धिस्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग? तो बुद्धिस्ट एजुकेशन कहती है कि डाइवर्स एम की बात की गई है, इन कंपासिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों का फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोरल, सोशल डेवलपमेंट हो, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग एम्स की बात करें तो भाई एजुकेशन सभी के लिए है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिस्ट करिकुलम की बात करें तो उन्होंने 2 टायर मतलब 2 लेवल्स पर करिकुलम की बात की है, एक एलिमेंट्री एजुकेशन पर और दूसरा हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन पर कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए? हेतु विद्या, हेतु विद्या का मतलब लॉजिक, न्याय, अध्यात्म विद्या, शिल्पासन मतलब जो आर्ट और
क्राफ्ट से रिलेटेड है, चिकित्सा विद्या जो मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन कौन से ये सब्जेक्ट है, हेतु विद्या, न्याय, अध्यात्म, शिल्पासन और चिकित्सा विद्या, ये एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाने चाहिए। हायर एजुकेशन पर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, बुद्धिज्म यानी कि जो बुद्धा की टीचिंग्स है वो होनी चाहिए, लॉजिक, एडवांस रीजनिंग, हिंदुइज्म, रिलीजियस स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाफिजिक्स, तांत्रिक फिलॉसफी, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स। तो ये सब्जेक्ट किस पर होने चाहिए, हायर एजुकेशन में इस तरह के सब्जेक्ट्स की बात उनके द्वारा की गई है, ठीक। तो दो लेवल्स पर बात की गई है, एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन। इसके बाद बात करें एजुकेशनल मेथड्स की, भाई बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए। तो मेथड्स की बात करें तो अग्र शिक्षा प्रणाली यानी कि मॉनिटोरियल सिस्टम, यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो मॉनिटर करें जूनियर्स को। भाई जैसे कोई बच्चा 10th पास है, 12th पास है, तो उससे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको वो पढ़ाए। मॉनिटोरियल सिस्टम की बात की गई है, अग्र शिक्षा प्रणाली। प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड्स, भाई टीचर्स गिव सरमन्स एंड हेल्प ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है। प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड की बात की गई कि भाई जो भी आचार्य उपाध्याय हैं वो सरमन भी प्रोवाइड करें और ग्रुप डिस्कशन भी करें। ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी मेथड, भाई जो हम बाहर जाकर ट्रैवलिंग के द्वारा चीजें सीखते हैं, ठीक है, नेचर के कांटेक्ट में जाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर सीखते हैं, तो वही बात की गई है कि भाई लर्निंग कैसी होनी चाहिए, वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर। भाई आप किसी दूसरी जगह पर जा रहे हो, फिर दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हो तो उसके थ्रू जो आपको लर्निंग हो रही है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो चीजें सीख रही है वो होनी चाहिए। इस तरह के मेथड्स का भी प्रयोग किया जाए। वर्बल विद डिस्कशन एंड डिबेट्स, यानी कि वर्बल यानी कि जो भी चीजें ओरली उनको बताई जानी चाहिए, और एक्टिव डायलॉग्स, डिस्कशन, डिबेट्स का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से मेथड, अग्र शिक्षा प्रणाली, प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड, ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी मेथड, वर्बल विद डिस्कशन एंड डिबेट्स, इस तरह के मेथड्स की बात उनके द्वारा की गई है। इसके बाद बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन में डिसिप्लिन, टीचर का रोल और इथिक्स की। सबसे पहले डिसिप्लिन की बात करें तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में डिसिप्लिन प्रामाउंट यानी कि बहुत ऊंचाई पर रखा गया है। भाई इथिकल गाइडलाइंस, मेडिटेशन और विजडम को कल्टीवेट करे, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अष्टांग मार्ग को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की है। इसके बाद है रोल ऑफ द टीचर, कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में दो तरह के टीचर होते थे, एक आचार्य और उपाध्याय। आचार्य वो होते थे जो सबसे ज्यादा मतलब हायर लेवल पर, उपाध्याय उनके नीचे वाले, ठीक है। टीचर्स प्लेड अ वाइटल रोल इन बुद्धिस्ट एजुकेशन, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑन देयर पाथ टू नॉलेज एंड इनलाइटमेंट। भाई टीचर का बहुत अहम रोल होता था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, कि जो बच्चों को उनकी नॉलेज और इनलाइटमेंट के लिए गाइड और इंस्पायर करें। इसके बाद है इथिक्स एंड मोरल डिसिप्लिन। भाई मोरलिटी पर, इथिक्स पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो मोरल डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, करेक्टर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसको फाउंडेशन माना गया है इथिकल बिहेवियर को। अब बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में कुछ सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं, उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है नेट में, ठीक है। तो बुद्धिस्ट सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग है। जो भी सिंबल्स हम देखेंगे वो क्या करते हैं, बुद्धा की टीचिंग को रिमाइंड करवाते हैं। जैसे मेन रूम की अगर हम बात करें तो मेन रूम क्या है, एक प्रेयर रूम जिसको श्रीन या बुद्धा का होल कहा जाता है, ठीक है, प्रेयर रूम होता है ये। अल्तार, अल्तार क्या है, मतलब बुद्धा का जो होल है उसके सामने एक अल्तार बना हुआ है, यानी कि जहां पर बुद्धा की इमेजेस रखी जाती थी, ठीक है, जो सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मतलब बुद्धा की वेरियस टाइप की स्टैच्यूज वहां पर रखे जाते थे, किस पर, अल्तार के सामने, जो कि ट्रेडिशनल ऑफरिंग और धर्म इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। अब ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या रिमाइंड करवाते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स रखे जाते थे वो क्या बताते हैं, रिमाइंड अस दैट लाइफ चेंजेस क्विकली लाइक फ्लावर्स फेडिंग। भाई जैसे फ्लावर बहुत जल्दी मुरझा जाता है तो लाइफ भी उसी तरह बहुत जल्दी फेड हो जाती है, ठीक है। तो फ्लावर किसको रिमाइंड करवाते हैं, किसके लिए सिंबलाइज किए गए हैं, लाइफ को। लैंप और कैंडल की बात करें तो वो विजडम को सिंबलाइज करते हैं। इंसेंस की बात करें तो वो क्या कहते हैं, स्टे काम एंड पीसफुल, ठीक है। वाटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लीनलीनेस और प्योरिटी को। फूड की बात करें तो वो कहते हैं कि हमें अपना बेस्ट बुद्धा को देना है, सो वी शुड ऑफर आवर बेस्ट टू बुद्धा। तो ये ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स हैं, फ्लावर, लैंप, इंसेंस, वाटर और फूड। इसके अलावा अगर धर्म इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बैल किसके लिए सिंबलाइज है, यूज टू गिव सिग्नल्स ड्यूरिंग सेरेमनीज और मेडिटेशन। भाई मेडिटेशन या सेरेमनी शुरू हो गई है उसका सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। बैल्स हो गया, ड्रम्स हो गया, गोंग्स, वुडन फिश। और ड्रम्स क्या करते हैं, अनाउंस सेरेमनीज एंड मेंटेन रिदम, यानी कि रिदम को मेंटेन रखना है और सेरेमनीज को अनाउंस करते हैं। गोंग, गोंग का मतलब एक जो बड़ा घंटा होता है वो भी क्या करते हैं, अनाउंस सेरेमनीज एंड एक्टिविटीज को अनाउंस
करते हैं। वुडन फिश क्या करती है, हेल्प्स कीप रिदम ड्यूरिंग चैंट्स, यानी कि जो चैंटिंग वगैरह होती थी उसमें रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कौन, वुडन फिश। तो ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन का इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि बुद्धिस्ट एजुकेशन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। तो किस चीज पर फोकस करती है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बुद्धिस्ट एजुकेशन किस चीज पर फोकस करती है कि भाई व्यक्ति को सिंपल, अपना जो लाइफस्टाइल है वो सिंपल होना चाहिए, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो हाई रखना है, ठीक है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एम्फेसिस ऑन वैल्यूज एंड मास कम्युनिकेशन, वैल्यूज, इथिक्स पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। मास कम्युनिकेशन, भाई सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सभी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन हायर एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया है। बुद्धिस्ट एजुकेशन एम्फसाइज द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन टू नर्चर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, भाई हायर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स है उनके स्किल्स को नर्चर करे। नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या है, इंक्रीजमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रोमोटेड द डेवलपमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, भाई किसको एप्रिशिएट करती है, आर्ट को, लिटरेचर को, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को इंक्रेज करती है बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो क्या क्या इंप्लीकेशन हो गया, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वैल्यूज और मास एजुकेशन पर एम्फसाइज करती है, हायर एजुकेशन पर फोकस करती है, आर्ट, लिटरेचर और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को इंक्रेज करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आई होप कि वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।